Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरेंगे जो अखबारों से लेकर संसद तक और आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस तक हर जगह छाया रहता है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। हाँ, लेकिन आज हम इसकी जो राजनीतिक बहसें हैं उनसे 2 कदम पीछे हटेंगे। बिल्कुल, आज की चर्चा का मकसद मतलब नारों और विवादों से ऊपर उठकर इस कंसेप्ट की एक मजबूत, एक फाउंडेशनल समझ बनाना है। और इसके लिए सोर्स भी बहुत सॉलिड है। हाँ, इसके लिए हमने जो सोर्स उठाया है वो है एनसीईआरटी की क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का चैप्टर 8। यूपीएससी मेंस के लिए इससे बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन है ये समझना कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बनावट असल में है कैसी, ये पश्चिमी मॉडल से इतनी अलग क्यों है, और सबसे जरूरी सवाल, इसका असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ धर्म को राजनीति से दूर रखना है या कुछ और भी है? हाँ, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम सेक्युलरिज्म कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है राज्य और धर्म का अलगाव, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जैसा कहते हैं। राइट। पर एनसीईआरटी का ये चैप्टर हमें बताता है कि ये परिभाषा मतलब अधूरी है। सेक्युलरिज्म असल में एक आइडियोलॉजी है जिसका मुख्य उद्देश्य 2 तरह के प्रभुत्व यानी डोमिनेशन को रोकना है। डोमिनेशन, ये एक बहुत पावरफुल शब्द है। ये सिर्फ असहमति या मतभेद की बात नहीं है। नहीं, डोमिनेशन का मतलब है एक पावर इम्बैलेंस, जहां एक समूह दूसरे पर हावी हो जाता है। ये तो पूरी बहस का नजरिया ही बदल देता है। यही इसका कोर आइडिया है। और सेक्युलरिज्म जिस पहले प्रभुत्व से लड़ता है वो है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, यानी अंतर्धार्मिक प्रभुत्व। हाँ, इसका सीधा मतलब है जब एक धार्मिक समुदाय जो शायद संख्या में ज्यादा हो या पॉलिटिकली ज्यादा ताकतवर हो, वो दूसरे धार्मिक समुदायों पर अत्याचार या भेदभाव करता है। और दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में इस तरह के डोमिनेशन के कई दुखद उदाहरण हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि संवैधानिक आदर्शों को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और हमारा सोर्स टेक्स्ट खुद कुछ ऐसी घटनाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट्स कहता है। अच्छा। ये वो पल थे जब हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे की सबसे कठिन परीक्षा हुई। जैसे 1984 के सिख विरोधी दंगे, जब दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में 2700 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक बहुत ही भयावह दौर था वो। और फिर कश्मीरी पंडितों का विस्थापन भी है। हजारों हिंदुओं को अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति का उखड़ना था। बिल्कुल। और 2002 के गोधराबाद के दंगे, जिसमें गुजरात में 1000 से ज्यादा लोगों की हिंसा में मौत हुई, जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे। इन घटनाओं का जिक्र किसी पर दोष मढ़ने के लिए नहीं है। पॉइंट ये समझना है कि एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष राज्य की जरूरत क्यों है। मतलब एक ऐसा राज्य जो सिर्फ किनारे खड़ा होकर ना देखे, राइट, न्यूट्रल ना रहे, बिल्कुल, बल्कि एक्टिव होकर मजबूती से इंटरवीन करे ताकि कोई भी समुदाय दूसरे पर हावी ना हो सके। प्रिसाइसली। इसके बिना तो समानता का संवैधानिक वादा खोखला ही लगेगा। सही बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और यहीं पर भारतीय सेक्युलरिज्म का असली जीनियस सामने आता है। अच्छा। ये दूसरे तरह के डोमिनेशन से भी लड़ता है, जिसे कहते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा रिलीजियस मतलब धर्म के अंदर होने वाला प्रभुत्व। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, आमतौर पर सेक्युलरिज्म को धर्मों के बीच की लड़ाई रोकने का टूल माना जाता है। लेकिन आप कह रही हैं कि इसका असली इम्तिहान तो धर्म के अंदर की बुराइयों से लड़ने में है। हाँ बिल्कुल, ये शोषण धर्म के भीतर होता है। जब एक ही धर्म के अंदर कोई ताकतवर गुट, जैसे कोई ऊंची जाति या पुरुष, उसी धर्म के दूसरे सदस्यों जैसे निचली जातियों या महिलाओं का शोषण करता है, और अक्सर इसके लिए धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं की अपनी मनमानी व्याख्या का सहारा लिया जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि छुआछूत जैसी प्रथा जिसे धार्मिक मान्यता दी जाती थी, या कई पारिवारिक कानूनों में महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव, ये सब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के उदाहरण हैं। बिल्कुल। एंड दिस इज वेयर द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म माइट हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर हमने पश्चिम का वो राज्य और चर्च के बीच अलगाव की सख्त दीवार वाला मॉडल अपना लिया होता तो राज्य क्या कहता?
वो कहता है ये आपका आंतरिक धार्मिक मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तब उन महिलाओं या दलितों का क्या होता जो अपने ही धर्म के भीतर अन्याय का सामना कर रहे थे? सही बात है, तब तो राज्य एक मूक दर्शक बना रह जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सेक्युलरिज्म का लक्ष्य दोहरा है, धर्मों के बीच समानता लाना और धर्मों के भीतर भी समानता को बढ़ावा देना। हाँ, ये तो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये एम्बिशियस भी है और अनोखा भी। इसी वजह से भारत में राज्य और धर्म के बीच का रिश्ता ज्यादा कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड है। मतलब ये ना तो पूर्ण विलय है जैसा थियोक्रेटिक राज्यों में होता है, नहीं, और नहीं पूर्ण अलगाव जैसा सख्त पश्चिमी मॉडल में होता है। राइट। ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत को एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो इन दोनों तरह के डोमिनेशन से लड़ सके। तो जाहिर है हमें दुनिया के दूसरे मॉडल्स को भी देखना होगा ये समझने के लिए कि हमने अपना रास्ता अलग क्यों बनाया। जरूर। एक छोर पर तो है थियोक्रेटिक स्टेट, यानी धर्मतांत्रिक राज्य। ये सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा है। यहाँ एक ही धर्म का कानून चलता है, धार्मिक संस्थाएं सरकार चलाती है और दूसरे धर्मों के लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते। जैसे मध्ययुगीन यूरोप के पापल स्टेट्स, या हाल के दिनों में तालिबान का शासन। ये मॉडल तो भारत जैसे विविधता वाले देश में सोचा भी नहीं ला सकता। बिल्कुल नहीं। दूसरा मॉडल है वेस्टर्न मॉडल, जिसमें सख्त अलगाव पर जोर है। इसका फायदा तो है, राइट? हाँ, फायदा है। ये व्यक्ति को राज्य के धार्मिक दखल से बचाता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि राज्य किसी पर कोई धर्म थोप नहीं सकता। धर्म को एक निहायत ही निजी मामला बना दिया जाता है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, इसकी एक बड़ी सीमा है। ये धर्म के अंदर होने वाले शोषण पर चुप रह सकता है, क्योंकि ये अहस्तक्षेप माने नॉन इंटरफेरेंस के सिद्धांत से बंधा होता है। तो हमने देखा कि थियोक्रेटिक मॉडल भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं था और वेस्टर्न मॉडल भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। क्योंकि वो धर्म के अंदर की समस्याओं पर चुप रह सकता है। तो जाहिर है भारत को अपना ही कोई रास्ता बनाना पड़ा होगा। वो रास्ता दिखता कैसा है? उस रास्ते को हमारा सोर्स एक बहुत ही खूबसूरत नाम देता है, और ये शब्द यूपीएससी मेंस के उत्तर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। प्रिंसिपल डिस्टेंस यानी सैद्धांतिक दूरी। हाँ, यहाँ प्रिंसिपल्ड यानी सैद्धांतिक शब्द पर जोर देना जरूरी है। इसका मतलब ये दूरी मनमानी नहीं है, नहीं, आर्बिट्ररी नहीं है, बल्कि कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है हमारे संविधान की आत्मा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। अच्छा। राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, किसी के मामले में बेवजह दखल नहीं देता और सबका सम्मान करता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हाँ, जब भी कोई धार्मिक प्रथा इन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, खासकर समानता और मानवीय गरिमा का, तो राज्य को अपनी इस दूरी को कम करके हस्तक्षेप करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों मिल जाता है। क्या इसके कुछ ठोस संवैधानिक उदाहरण हैं जहां राज्य ने सच में इंटरवीन किया हो? बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 17, जो छुआछूत का अंत करता है। ये मानव गरिमा के सिद्धांत के आधार पर एक गहरी सामाजिक धार्मिक प्रथा में सीधा हस्तक्षेप था। फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करने वाले सामाजिक सुधार कानून है। राइट। ये भी ऐसी प्रथाएं थी जिन्हें अक्सर धार्मिक या पारंपरिक समर्थन हासिल था। या फिर मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये सभी प्रिंसिपल डिस्टेंस के क्लासिक उदाहरण हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार की ओर ले जाता है, जिसका जिक्र सोर्स में है कि भारतीय राज्य हर धर्म की हर बात का समान रूप से सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, और ये हमें एक और बहुत ही रैडिकल और पावरफुल आइडिया तक ले जाता है। सोर्स इसे कहता है इक्वल डिसरिस्पेक्ट। ये शब्द सुनने में तो बड़ा कठोर है, ऑलमोस्ट नेगेटिव लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या राज्य धर्मों का अनादर करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब धर्म का अनादर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रथा, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, हाँ, संवैधानिक मूल्यों खासकर मानवीय गरिमा और समानता का उल्लंघन करती है, तो राज्य उस प्रथा का समान रूप से अनादर कर सकता है। अच्छा। और उसे खत्म करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। हमला धर्म पर नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में चल रही अन्यायपूर्ण प्रथाओं पर होता है। वाओ, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी या आर्टिकल 44 पर होने वाली पूरी बहस को एक नया फ्रेम देता है। बिल्कुल। तो इस लॉजिक से
पर्सनल लॉज में सुधार करना धर्म विरोधी नहीं बल्कि संविधान समर्थक कदम हो सकता है। हाँ, अगर वो कानून लैंगिक समानता जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, राज्य उन कानूनों का अनादर कर रहा है जो संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ हैं, ना कि किसी धर्म का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस अवधारणा की एनालिटिकल पावर है। सुनने में तो ये भारतीय मॉडल बहुत मजबूत और न्यूआंस्ड लगता है, जी, लेकिन मुझे यकीन है कि इतने जटिल सिस्टम की आलोचना भी होती होगी। होती है। What are the main arguments against it? बिल्कुल होती है और कई दिशाओं से होती हैं। एनसीईआरटी की किताब में 3 मुख्य आलोचनाओं पर बात की गई है। पहला और सबसे आम आरोप है कि सेक्युलरिज्म धर्म विरोधी है। एंटी रिलीजन। हाँ, जब भी राज्य हस्तक्षेप करता है तो कहा जाता है कि ये आस्था पर हमला है। हाँ, ये अक्सर सुनने को मिलता है कि सेक्युलरिज्म मतलब नास्तिक होना। जबकि सोर्स साफ कहता है कि सेक्युलरिज्म आस्था या आध्यात्मिकता के खिलाफ नहीं है। यह धर्म के उन स्वरूपों के खिलाफ है जो कट्टर, हिंसक और दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले होते हैं। यह धार्मिक रूप से स्वीकृत ऑपरेशन के खिलाफ एक बचाव है, न कि आस्था के खिलाफ। ठीक है, दूसरी आलोचना क्या है? कि ये एक पश्चिमी अवधारणा है जिसे भारत पर थोपा गया है। हाँ, और इसका जवाब भारत की जमीनी हकीकत में छिपा है। देखिए, पश्चिम की समस्या एक शक्तिशाली चर्च से निपटना थी जिसका पूरे समाज पर कब्जा था। राइट। लेकिन भारत की चुनौती हमेशा से गहरी विविधता यानी डीप प्लूरलिज्म का प्रबंधन करना रही है। यहाँ कोई एक चर्च नहीं था, यहाँ हजारों समुदाय सदियों से साथ रह रहे थे। तो हमारा मॉडल यहाँ की जरूरत के हिसाब से बना, न कि किसी की नकल करके। एग्जैक्टली। इसीलिए प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का भारतीय मॉडल यहाँ की जमीनी हकीकत से उपजा एक स्वदेशी समाधान है। भले ही सेक्युलर शब्द बाहर से आया हो, लेकिन इसका जो स्वरूप भारत में है वो पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों के लिए टेलर मेड है। और अब आते हैं शायद सबसे ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड आलोचना पर, कि ये माइनॉरिटिज्म यानी अल्पसंख्यकवाद और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली आलोचना है। इसका जवाब देने के लिए सोर्स हमें पहले समानता की परिभाषा को ही चुनौती देने के लिए कहता है। अच्छा। क्या समानता का मतलब हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है? शायद नहीं, कभी कभी असल समानता लाने के लिए आपको अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए सोर्स में 2 बहुत अच्छी एनालॉजीज दी गई हैं। पहली है दी एस्थमा एनालॉजी। दुमा वाली एनालॉजी बताइए। सोचिए, एक ट्रेन के डिब्बे में 4 लोग हैं, 3 धूम्रपान करना चाहते हैं और 1 को अस्थमा है। अगर बहुमत से फैसला हो तो 3-1 से धूम्रपान करने वाले जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये न्यायपूर्ण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार 3 लोगों की धूम्रपान करने की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंपल मेजॉरिटी रूल ऑलवेज डजंट लीड टू जस्टिस। एग्जैक्टली। दूसरी एनोलॉजी है द रैंप एनोलॉजी। एक ऑडिटोरियम में सिर्फ सीढ़ियां हैं। अगर हम व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक रैंप बनाते हैं तो क्या हम उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं? नहीं, ये तुष्टीकरण नहीं है, ये समान पहुंच यानी इक्वल एक्सेस सुनिश्चित करना है। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशनों पर रैंप या लिफ्ट क्यों होती हैं। इसका मकसद किसी को खास फायदा देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई, चाहे वो चल सकता हो या व्हीलचेयर पर हो, एक ही मंजिल तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो अल्पसंख्यक अधिकार एक तरह से संवैधानिक रैंप हैं। What a perfect way to put it. उनका मकसद पहले से मौजूद सामाजिक, ऐतिहासिक या संख्यात्मक नुकसान की भरपाई करना है, ताकि वे बराबरी की दौड़ में पीछे न रह जाएं। ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी हासिल करने का एक तरीका है, न कि कोई अनुचित विशेषाधिकार। लेकिन वोट बैंक की राजनीति का क्या? पार्टियां तो वोट के लिए समूहों को लुभाती हैं। सोर्स ये मानता है कि किसी समूह का समर्थन मांगना लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य हिस्सा है। ये समस्या तब बनता है जब इसके तहत बनाए गए नीतियां दूसरों के साथ अन्याय करें। सवाल ये नहीं है कि पार्टियों ने किसी समूह से अपील की, सवाल ये है कि क्या उस अपील के बदले में जो नीति बनाई गई वो न्यायपूर्ण और संवैधानिक है या नहीं। हमें हर नीति को ऐसी तराजू पर तौलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये एक जबरदस्त चर्चा रही। अगर हम अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स दोस्तों के लिए इसे कुछ की पॉइंट्स में समेटें तो वो क्या होंगे? जरूर। जीएस पेपर 2 और निबंध के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ये वो चाबी है जो भारतीय सेक्युलरिज्म के अनोखे संतुलन को समझाती है। दूसरा,
ड्यूअल डोमिनेशन का विचार, ये समझना कि लड़ाई सिर्फ धर्मों के बीच नहीं, धर्म के भीतर भी है, आपके उत्तर को एक गहरी समझ देगा। राइट। और तीसरा, वो दमदार शब्द इक्वल डिसरिस्पेक्ट। ये राज्य के सामाजिक सुधार के एजेंडे को सही ठहराने के लिए एक शक्तिशाली तर्क है। राज्य धर्म का नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण प्रथाओं का अनादर कर रहा है। तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय सेक्युलरिज्म कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक डायनामिक और विकासशील परियोजना है। और हमारे उत्तरों में ये जटिलता और न्यूआंस जरूर दिखना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते सोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है। बताइए। क्या भारतीय सेक्युलरिज्म की अंतिम सफलता केवल राज्य की कार्रवाई या अदालती फैसलों पर निर्भर करती है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। सवाल ये है कि क्या इसकी सफलता नागरिकों की क्षमता पर अधिक निर्भर नहीं करती कि हम सब अपने अपने समुदायों के भीतर अन्यायपूर्ण और दमनकारी प्रथाओं के प्रति इक्वल डिसरिस्पेक्ट दिखा सकें? अच्छा। क्या असली बदलाव ऊपर से लागू किए गए कानूनों से आएगा? मतलब क्या धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने की जिम्मेदारी राज्य से ज्यादा समाज और व्यक्ति की है? दोस्तों, इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। क्या असली धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की किताबों में है या हमारे दिलों और दिमागों में? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में। जय हिंद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.